Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the many differences between the different type of structures, and today we will discuss about a new topic, and topic you can see on the board: fertilization and locomotion of sperm. So before starting the topic, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? फर्टिलाइजेशन को। आसान सा टॉपिक है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस से, 8th क्लास से लेके फिर 9th में भी पढ़ा है आपने, फिर 10th में भी पढ़ा है, फिर 11th में भी पढ़ा है, और अब यहां पर भी पढ़ रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, और यहां पर हम बोले डिप्लॉयड जाइगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब आप लोगों को एक थिंग याद होगी कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है: एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर outside the body, and in most of the cases the medium is water. In this case the fertilization is called external fertilization. And when fertilization occur inside the body, जब fertilization body के अंदर होता है तो इसको हम internal fertilization बोलते हैं। और एक्चुअली हम ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर हम बात करें, ये तो सिंपल सा हो गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब अगर हम बात करें, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, यानी फर्टिलाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में अपने इसके कुछ 2 बेसिक फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बेसिक फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहला बेसिक फंक्शन क्या है फर्टिलाइजेशन का? एक सिंपल सी बात है कि ये ओवम की अगर बात करें, जो कि किस फॉर्म में होता है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। और ये स्पर्म, सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ही पहुंचेगा। तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में जब ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, तो आपको याद हो हमने जब आपको oogenesis पढ़ाई थी तो वहां भी पढ़ाया था, इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो ये कंप्लीट कब होता है? जब ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचता है, तब जाके इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड डिवीजन क्या होता है? फिनिश होता है। तो पहला बेसिक फंक्शन हो गया कि अगर ये स्पर्म ना पहुंचे तो सेकेंडरी oocyte अपना जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। है ना मजेदार बात? दूसरा बेसिक फंक्शन क्या है? यह भी बड़ा आसान सा है। एक सिंपल सी बात है कि यहां पर एक्चुअली मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है। और अगर हम इनके प्लॉइडी लेवल की बात करें, मार्कर चेंज कर लें, थोड़ा से अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर हम इनके प्लॉइडी लेवल की बात करें, किसकी बात करें? इनके प्लॉइडी लेवल की बात करें तो ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। और एक्चुअल में ह्यूमन की नॉर्मल बॉडी कैसी होती है? जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। तो हम देखते हैं कि जब ये दोनों सेल्स फ्यूज कर जाती हैं तो इन दोनों सेल्स के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिस सेल में होता है उसको हम जाइगोट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जाइगोट बोल देते हैं। तो ये 2 बेसिक फंक्शन हो गए कि जो ह्यूमन बॉडी का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है इन द फॉर्म ऑफ गैमीट,
तो वो डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये सबसे दो बेसिक फंक्शन है किसके, फर्टिलाइजेशन के। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहां है, फर्टिलाइजेशन होता कहां है। तो एक्चुअल में ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर होता है, और बेसिकली हम बोले तो एम्पुला में होता है। अलग अलग बुक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आप जनरली अगर याद रखें तो आप याद रखें एम्पुला रीजन में होता है। हालांकि कुछ बुक्स में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शंस भी मेंशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला रीजन में होता है। आप चाहो तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन की साइट कि कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते थे, ओविडक्ट भी बोलते थे। और ओविडक्ट के किस रीजन में होगा, एम्पुला रीजन में होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम आगे बात करें तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के कुछ चांसेस हैं। अगर हम सिंपली बोले तो किसी भी फीमेल में फर्टिलाइजेशन हमेशा तो नहीं होता, तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होगा कब, तो इसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ये स्पर्म एंड फीमेल मूव करते हुए साइमल्टेनियसली एक साथ कहां पहुंचेंगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचेंगे, दैट इज एम्पुला रीजन में पहुंचेंगे और एक साथ पहुंचेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। एक साथ उस रीजन में, ऐसा नहीं कि फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी पहुंच जाएं। याद रखिएगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर जब ये पहुंचेंगे, या हम ये बोले एम्पुलरी इस्थमिक रीजन पर पहुंचेंगे या एम्पुला रीजन पर ये पहुंचेंगे, तो वहां पर जब ये साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे एक साथ उसी रीजन में, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए ईच एंड एवरी कॉपुलेशन डू नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रेगनेंसी, क्योंकि हर कॉपुलेशन में स्पर्म और ओवा अगर साइमल्टेनियसली मीट नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जैसे कि अगर हम बात करें जो स्पर्म है वो पहुंचता कैसे फीमेल की बॉडी में, तो एक प्रोसेस होती है इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना बाय द पेनिस, दिस इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन। और जब इंसेमाइनेशन होता है तो जो सीमेन होता है उसमें मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और वो मिलियन ऑफ स्पर्म्स इसलिए होते हैं कि वो जो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसको ज़्यादा कर सकें। तो जब एक बार सीमेन जब फीमेल की बॉडी में पहुंचता है तो उसमें मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, जिसमें से कोई एक स्पर्म उस ओवा के साथ फ्यूज कर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये तो बात हो गई किसकी, फर्टिलाइजेशन की। अब पहले तो आपको एक थिंग बता दें, जब मोटाइल स्पर्म एक्चुअली ओवम तक पहुंचता है तो उसे बहुत सारे मैकेनिकल ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ता है। मैकेनिकल ऑब्स्टिकल से इसलिए गुजरना पड़ता है, हम बोल सकते हैं कि एज द ट्रैक्ट इज क्रूक्ड एंड कंप्रेस्ड, एज द ट्रैक्ट इज क्रूक्ड, CROOKED, क्रूक्ड एंड कंप्रेस्ड एंड गेट्स ऑक्लूटेड। क्या हो जाता है, ऑक्लूडेड हो जाता है, इसलिए वहां पर उसको मैकेनिकल ऑब्स्टिकल भी मिलते हैं। इसीलिए अगर हम बोलें तो ये मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं ताकि कुछ ना कुछ स्पर्म ओवा तक पहुंच जाएं, क्योंकि अगर पता चला कि एक या दो होते तो ये जो मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स हैं, इन मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स के कारण पता चला कि स्पर्म जो है वो ओवा तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये तो बात हो गई किसकी, फर्टिलाइजेशन की। और अब हम बात करेंगे किसकी, अपने नेक्स्ट हाफ टॉपिक की, लोकोमोशन। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इन वेजाइना ट्रिगर्स मोबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी जो सीमेन का इजैकुलेशन होता है वेजाइना में, उसकी जो स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी होती है, तो वो वेजाइना में पहुंचने के बाद ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर मतलब फास्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें तो ये जो मोटिलिटी है ये कैसे आगे की तरफ बढ़ती है, तो हम आपको बता दें कि स्पर्म की मोबिलिटी के लिए या स्पर्म मोटिलिटी के लिए एक्चुअल में यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब ये दोनों खुद रिस्पॉन्सिबल हैं।
ये होता क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस की जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, द स्पर्म मोटिलिटी इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड कैपेसिटेशन by the fluid secreted from the secretory cells of mucosal lining of fallopian tube। यानी जो fallopian ट्यूब की म्यूकोसल लाइनिंग होती है, उस म्यूकोसल लाइनिंग, क्या बताया हमने, इसको हटा दें, लोकोमोशन ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया कि जो fallopian ट्यूब होती है, उस fallopian ट्यूब में म्यूकोसल लाइनिंग होती है। क्या होती है? म्यूकोसल लाइनिंग होती है। ये म्यूकोसल लाइनिंग के जो सेक्रीशंस होते हैं, ये सेक्रीशन भी क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं मोटिलिटी के लिए। और अगर हम बोले तो इस पूरे फिनोमेना को कैपेसिटेशन बोलते हैं। यानी ये कैपेसिटेशन होता है इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, जो इस फैलोपियन ट्यूब में जो क्या होती हैं, म्यूकोसल लाइनिंग होती हैं, उनसे जो सेक्रीशन होते हैं, ये सब्सटेंस भी स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, द एक्टिवली मोटाइल स्पर्म स्विम इन द फ्लूइड मीडियम एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट टू रीच द ओवम। यानी जो फ्लूइड है उसमें ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म किस रेट से पहुंचता है ओवम के पास, सोचिए, 1 मिनट में ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में सिर्फ ये 1.5 to 3 मिलीमीटर रास्ता तय करता है। तो ये इसका क्या हो गया, पहुंचने का रेट हो गया। अब सबसे अगर हम खास बात करें तो एक्चुअली आपको याद हो, हमने पोल बताए थे, ओवम के पोल बताए थे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो स्पर्म एंटर करता है वो हमेशा किधर से एंटर करता है, एनिमल पोल की तरफ से एंटर करता है। किधर से एंटर करता है, एनिमल पोल की तरफ से एंटर करता है हमेशा ओवम स्पर्म में। ये एनिमल पोल ओवम की वो बॉडी होती थी जो, अगर हम बात करें, जो उसका जो जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता था, पेरीवाइटलाइन स्पेस, उस स्पेस में जो पोलर बॉडी होती थी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो बाहर निकलती थी जिस रास्ते से, उस रास्ते को हम क्या बोल देते, एनिमल पोल बोल देते थे। और हमने ओवम के स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था कि ये वो रीजन होता है जिधर से स्पर्म क्या करता है, फीमेल की बॉडी में, ओवा में एंटर करता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी एनिमल पोल होगा उधर से ये स्पर्म एंटर करेगा, और इस एनिमल के अपोजिट वाला पोल को हम क्या बोलते थे, वेजिटल पोल बोलते थे। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया, फर्टिलाइजेशन एंड लोकोमोशन ऑफ स्पर्म। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, और बाकी आपकी प्रॉब्लम के लिए हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।